गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, राइट? उसके बाद एक चैप्टर है इंट्रोपी, जो सेकेंड लॉ से ही जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जैसे हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए थे। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये पढ़ाया था। और मैंने आपको यह भी बोला था कि आपको नोट टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। क्लियर है ना? तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा एक चैप्टर है इंट्रोपी। और इंट्रोपी क्या होता है इसको जानेंगे। देखिए, इंट्रोपी को जैसे इमेजर है, मेजरमेंट करते हैं। जैसे इंट्रोपी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और इस गैस मॉलिक्यूल का रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस किस टाइप से है, क्या कितना इसका डिसऑर्डरनेस है, इसको मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? इंट्रोपी का यूज करते हैं। जैसे कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे। सबसे पहले इसका फिजिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। एक्चुअली ये डिसऑर्डरनेस को दिखाता है। अगर सपोज कोई सिस्टम है और उसका इंट्रोपी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? उसका डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफिशियंसी उसका क्या है? कम है। जैसे आप जानते होंगे, अगर कोई एक स्टूडेंट है और टू स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकेंड स्टूडेंट। जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो एकदम शांत रहने वाला स्टूडेंट है, एकदम शांत रहता है, अपने काम से मतलब रखता है। लेकिन वही सेकेंड स्टूडेंट है जो कि बेकार की बातों में उलझा रहता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसका इंट्रोपी क्या है? लेस है। और ये क्या है? सेकेंड, इसका इंट्रोपी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफिशियंसी किसका ज़्यादा हो जाएगा? काम करने की क्षमता या इफिशियंसी किसका ज़्यादा हो जाएगा? स्टूडेंट फर्स्ट का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग देखेंगे। और इंट्रोपी का शब्द आया कहाँ से, और इंट्रोपी का फंडामेंटल्स क्या है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि हम लोगों ने कोई एक प्रोसेस ले लिया, ठीक है, और उस प्रोसेस का कोई 2 पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। और सबसे पहले क्या किया हमने प्रोसेस सिलेक्ट किया, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। ओके। और इसमें से हम लोगों ने क्या किया, इसमें से हम लोगों ने एक रिवर्सिबल प्रोसेस को चूज किया। किसको रिवर्सिबल चूज किया? पहले मैंने क्या किया, ए से 1 से 2 एंड 2 से 1। ये जो मैं आपको पाथ दिखा रहा हूँ ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जब इन सारे प्रोसेस को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा रिवर्सिबल साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमने एक एक्सप्रेशन आपको डिराइव किया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डी क्यू। इस टाइप से मैंने आपको डिराइव किया था। ये मैंने डिराइव किया था ना, आपको मालूम है, जिसमें मैंने बताया था डी क्यू बाई टी लेस देन होगा किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए, और इक्वल टू होगा रिवर्सिबल के लिए। आप इसको आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। अब देखिए, इसी को हम लोगों ने क्या किया, इसी को हम लोग क्या करेंगे,
कि इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हमारा रिवर्सिबल साइकिल है, तो इसको रिवर्सिबल साइकिल के केस में यूज करेंगे। देखिए 1 to 2 का प्रोसेस क्या है? 1 to 2 प्रोसेस में सपोज कि dq इंटरेक्शन हो रहा है, ओके, dq बाई टी का इंटरेक्शन हो रहा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये इक्वेशन लिखा, dq बाई टी पाथ 1a2 प्लस dq बाई टी पाथ 2b1 इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन का मेथड पढ़ा हुआ है। इसके बाद एक दूसरा केस लेते हैं। कौन सा केस? हम लेते हैं दिस केस 1a2 पाथ एंड 2c1 पाथ। इसको लेंगे तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस इक्वेशन को लिखा उसी तरह इस इक्वेशन को भी लिखेंगे। तो हमारे पास कितने इक्वेशंस हो गए? ये एक्चुअली में मैं आपको एंट्रोपी का एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये एक्चुअली में एंट्रोपी का इससे फार्मूला निकलेगा और उस फार्मूला को हम लोग आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, टू इक्वेशंस मिल गए। इसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा यहाँ पर 1 मिनट, dq बाई टी 2b1, देखिए, एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा 1 मिनट। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, माई वॉइस इज क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर है ना? थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दीजिए। मेरी वॉइस आ रही है? ओके, तो हम लोग टू इक्वेशंस को डिराइव किए। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा। इसको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। आगे और इसके बाद हमने क्या किया, इस टर्म को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो फाइनली हमारा क्या हुआ, ये इक्वेशन मिला। और देखिए इसमें क्या डिराइव किया गया है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि जो हमारा ये जो टर्म है dq बाई टी, सपोज इसको मान लीजिए आप कुछ नहीं जानते, मान लीजिए कोई टर्म है, आगे मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में ये क्या है। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए dq बाई टी एक टर्म है, कुछ फंक्शन है मान लीजिए, क्योंकि जब तक आप मानिएगा नहीं तब तक आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इसी को क्या बोला गया, इसको इंट्रोपी बोला गया। इंट्रोपी डीएस का मतलब क्या है, चेंज इन इंट्रोपी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई पाथ है, कौन सा पाथ, 1a2 पाथ है जो कि रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल पाथ है, तो इंट्रोपी क्या होगा, इंट्रोपी जो होगा आपका इंट्रोपी होगा dq बाई टी इंट्रोपी होगा। अब देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये जो डेरिवेशन जो हमारा टर्म आया है इसके बराबर है। ठीक है, जो कि इसका मतलब ये हुआ, इससे आपको यहाँ पे सिद्ध हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो ये फंक्शन है ds, जो फंक्शन है ds, हमने तो इंट्रोपी नाम दिया है इसको, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि पाथ b के लिए भी वही आपका
फंक्शन आ रहा है और सी के लिए भी वही फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है तो इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है, इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए, तो फाइनली सबसे पहले प्रूफ तो आप कर ही सकते हैं, एक बार दो बार डिराइव कीजिएगा तो आपको प्रूफ आ जाएगा, लेकिन आपको फाइनली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन याद करना है। डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल होता है, क्या होता है, हमारा इंट्रोपी होता है। देखिए हमारा प्रोसेस कोई भी हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ओके, इसमें हमारा इंट्रोपी का फॉर्मूला होगा टी क्यू बाई टी रिवर्सिबल, ओके, यही फॉर्मूला होगा। तो बोलेंगे सर अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सिबल अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग एक हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल प्रोसेस से उसको रिप्लेस करेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंट्रोपी है जो वो पाथ फंक्शन नहीं है, पॉइंट फंक्शन है, और पॉइंट फंक्शन होने के कारण वो पाथ पे डिपेंड ना होकर आप वो किससे वो डिपेंड होगा, सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। आप उसके बीच में कौन सा प्रोसेस से ले जा रहे हैं, ये आपका 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो 1 से 2 पॉइंट पे आप किस प्रोसेस से ले जा रहे हैं इसको इंट्रोपी का कोई मतलब नहीं है। आप रिवर्सिबल ले जाएं, इरिवर्सिबल ले जाएं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। फाइनली इंट्रोपी का कहना है कि इंट्रोपी का यही कहना है कि इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा, यही होगा। अगर हमारे पास कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसको क्या करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस से सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है। इंट्रोपी जो है हमारा प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टी जो है हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क और हीट जो है पाथ पे डिपेंड करता है, इंट्रोपी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और फाइनली क्या देखेगा, इंट्रोपी देखेगा कि 1 पॉइंट पे थे और 2 पॉइंट पे थे। अगर सपोज 1 पॉइंट पे प्रेशर 1 बार था और टेम्परेचर 300 केल्विन था, सपोज मान लेते हैं, और 2 पॉइंट पे टेम्परेचर 500 केल्विन हो गया और प्रेशर कितना हो गया, सपोज 3 बार हो गया, तो ये नहीं देखेगा। वो इंट्रोपी का यह नहीं कहना है कि आप किस प्रोसेस से ले गए, आइसोथर्मल ले गए, डियाबेटिक ले गए, उसको उससे मतलब नहीं है। उसको यह मतलब है कि आप ले कहाँ गए और इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था, उसके बीच आपको इंट्रोपी निकालना होगा, और उसका मैं फॉर्मूला दूंगा। ये फंडामेंटल्स हैं, ये शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब इसका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, फिर एक बार और रिवीजन करेंगे तब कुछ क्लियर पिक्चर होगा। क्लियर है, चलिए देखिए, हमने तो डिराइव किया डीएस का जो होता है, ये प्रोसेस होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है किसका, इंट्रोपी का। अब देखिए इरिवर्सिबल साइकिल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग एक इरिवर्सिबल साइकिल सी मान लेते हैं। क्लियर है, तो इसमें हमने पढ़ा था रिवर्सिबल के लिए ये होता है और इरिवर्सिबल के लिए हमने ये इक्वेशन पढ़ा हुआ था। क्लियर है, तो बारी बारी से हम लोग क्या कर रहे हैं, बी जो है हमारा, जो बी है, बी रिवर्सिबल है और सी इरिवर्सिबल है। हमने दो प्रोसेस से मैंने माना बी जो है रिवर्सिबल है और सी जो है इरिवर्सिबल है। तो सबसे पहले रिवर्सिबल की तरफ जाते हैं, और जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था उसको हमने यूज किया। देखिए इस इक्वेशन को हमने क्या किया, 1A2 पाथ को फॉलो किया और फिर हमने साइकिल कंप्लीट किया किसके द्वारा, बी पाथ के द्वारा। फर्स्ट केस में ये किया, सेकेंड केस में हमने क्या किया, पाथ सेकेंड को फॉलो किया, ये जो कि इरिवर्सिबल साइकिल है। देखिए जब भी हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं शुरू से ही, इसीलिए हम लोग इक्वेशन भी दोनों का साथ में ही डिराइव करेंगे कि फाइनली इक्वेशन होता क्या है। और मैंने भी इक्वेशन आपको दे ही चुका हूं, लेकिन यहाँ से हम लोग देखेंगे एक न्यू प्रॉपर्टीज आपको कंसेप्ट में आएगा, इसीलिए हम लोग इरिवर्सिबल साइकिल को पढ़ रहे हैं। इस केस में मैंने तो आपको बता ही दिया कि साइकिल रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, डीएस का फॉर्मूला यही होगा, यानी इंट्रोपी का फॉर्मूला यही होगा।
लेकिन इससे एक नया कंसेप्ट इंट्रोपी जनरेशन का आने वाला है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये जो हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी का जो समेशन होता है वो ग्रेटर लेस देन 0 होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इस इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे और इससे इक्वेशन फर्स्ट का जो हमने इसको वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 1A2 की जगह पे कितना पुट करेंगे, माइनस डी क्यू बाई टी B2 इसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, जो डी क्यू बाई टी 2C1 लेस देन डी क्यू बाई टी 2B1। ओके, तो देखिए ये जो हमने अभी लिखा हुआ है 2C1 जो पाथ है, जो हमारा पाथ है हमने देखा, ये लेस देन है किसके, इरिवर्सिबल से। यहाँ पे आपको इक्वेशन से दिख रहा होगा। इसके बाद क्या हुआ, जबकि मैंने आपको क्या बताया, देखिए डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल को क्या लिखेंगे, डीएस लिखेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए यहाँ मैंने बताया है ना। तो और लेस देन क्या है, जो डी क्यू इरिवर्सिबल, जो लेस देन है किससे, रिवर्सिबल इंट्रोपी से। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना, ये इंट्रोपी नहीं है, ये जो टर्म है ये इंट्रोपी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, उसका फॉर्मूला यही होगा। लेकिन तो बोलेंगे सर आप बोल क्या रहे हैं, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से एक टर्म का जनरेशन होने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे हीट जनरेशन। जैसे कि सपोज आपने डी क्यू बाई टी कैलकुलेट किया, किस केस में, इरिवर्सिबल के केस में। सपोज ये आया 4, लेकिन इसका इंट्रोपी है कितना, 5 मान लिया, तो 4 लेस देन 5 है ना, 4 लेस देन 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों का इंट्रोपी सेम होना है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 + 1 = 5, यानी 1 कोई ना कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसका कहीं ना कहीं इसका फंडामेंटल कंसेप्ट छुपा हुआ है, जिसको हीट जनरेशन बोलते हैं। ये हीट जनरेशन आगे मैं बताने वाला हूं, इससे पहले ये सब टर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, डीएस जो है हमारा, डीएस जो है इंट्रोपी है, ये तो हमको मालूम है। डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल, वो इतना पहले ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। और रिवर्सिबल के लिए तो मैंने बताया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, डीएस डीएस जो है हमारा इक्वल टू ऑल इसके बराबर। लेकिन ये हमारा इंट्रोपी नहीं है, ये हमारा इंट्रोपी नहीं है। इंट्रोपी का फॉर्मूला यही है, रिवर्सिबल लगा होना चाहिए, जो आपको दिख रहा है डी क्यू बाई टी, ये रिवर्सिबल का यहाँ पर नोटेशन होना चाहिए। देखिए लेकिन ये जो है हमारा एक टर्म आया है, लेकिन ना कि इंट्रोपी आया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बताया था कि प्रोसेस कोई भी हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, उसका इंट्रोपी जो होगा क्या होगा, सेम होगा। तो आप बोलेंगे सर इसका बताने का क्या फायदा, ये जो भी आपने बताया है सारी चीज, इसका बताने का क्या फायदा, मैं बता रहा हूँ आगे इसका क्या फायदा है। इससे आपको एक इंट्रोपी जनरेशन का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी जनरेट होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और ये आप जानते हैं कि अगर इसमें फ्रिक्शन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे वाल और पिस्टन के बीच में। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेशन जनरेट होगा, जो कि फाइनली हीट जनरेट होने का क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं उसका डिसऑर्डरनेट, जो हमारा यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है या फ्लूइड है, इसका डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। तो फाइनली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हीट जनरेट होने के कारण हमारा पिस्टन में जो पिस्टन सिलेंडर में जो एयर है उसका इंट्रोपी बढ़ रहा है, और इंट्रोपी बढ़ने के कारण हमारा इसका इफिशियंसी कम हो रहा है। क्लियर है ना।
तो इसका हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आपको एंट्रोपी जनरेशन का कंसेप्ट आने वाला है, देखिए यहाँ पे उसको हम लोग सीक्वेंशियल इक्वेशन ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। अब देखिए जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोसेस कोई भी हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, उसका इक्वेशन यही होगा, ये जो मैंने आपको लिखा है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस से उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए, अब आपको एक एंट्रोपी चेंज आपको देखना है कि अगर कोई हमारा रिवर्सिबल हीट सप्लाई है, उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो देखिए रिवर्सिबल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डी एस इजकल टू डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने इसी का यूज किया है। तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल, और डी एस आपको और डी क्यू क्या होता है, जब भी हम सिस्टम को हीट देते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू जो है हमारा पॉजिटिव है और टेम्परेचर भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली डीएस भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर कोई सिस्टम को हम लोग हीट देते हैं तो उसका इंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसी तरह अगर हम लोग कोई हमारे पास सिस्टम है और उस सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो उसका इंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है। और ये सब जितने भी हैं रिवर्सिबल होना चाहिए। देखिए रिवर्सिबल आपको हीट सप्लाई, रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन, और एक प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में आप लोग जानते हैं कि डी क्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका एंट्रोपी चेंज क्या होता है, जीरो होता है, और इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो किसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बताइए आप लोग। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है और जैसे कि हमारे पास सिस्टम है और ये रिवर्सिबल सिस्टम है, ओके, नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड, यस यस, इसमें जो होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो हमारा डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिस्टम की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा कंसिडरेशन है, क्योंकि देखिए टॉपिक ही है हमारा सिस्टम, तो सिस्टम पे हमारा फोकस्ड है और सिस्टम में ना ही कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आप लोग जानते होंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन जीरो होता है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। ओके, अब देखिए, अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन यहाँ पे आपको बताया था, क्या इक्वेशन बताया था कि ये जो इक्वेशन है आपको, ये इक्वेशन जो है, यही इक्वेशन को ध्यान से समझना है। इस इक्वेशन में आपको देखिए, ये इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हमारा एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग अदर वे से समझेंगे। सपोज ds का वैल्यू है, सपोज 5 है, मान लीजिए हमारे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये हमारा 5 है। लेकिन उसी रिवर्स एक हमारे पास सपोज रिवर्सिबल प्रोसेस है, ए जो है रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक जो बी है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी रिवर्सिबल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस केस में, जब हमारा इंट्रोपी कैलकुलेट करना हो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो डी क्यू बाई टी
इरिवर्सिबल, ये एक्चुअली में एक टर्म है, ना कि ये इंट्रोपी है। ये एक टर्म है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, रियल प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ कैलकुलेट मिलेगा। तो सपोज इसका वैल्यू 4 आया, क्लियर है? इसका वैल्यू 4 आया, इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि उस सिस्टम का इंट्रोपी 4 है। ये तो मैंने कभी नहीं कहा। उस सिस्टम का इंट्रोपी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इस टर्म का वैल्यू है और 4 + 1 = 5। 5 मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने एक रिवर्सिबल प्रोसेस के बदले में मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। सपोज मान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि dq/t इरिवर्सिबल, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये जो 1 आ रहा है ये इंट्रोपी जनरेशन है। इसी का कंसेप्ट आगे मैं बताने वाला हूँ कि आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोसेस कोई भी हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों का इंट्रोपी चेंज क्या होगा, हमारा सेम होगा। लेकिन जब मैंने dq/t कैलकुलेट किया, मैं यहाँ से मैं आपको बताने की देखिए, जो मैं अभी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इसको समझना है। हमारा जो इंट्रोपी चेंज क्या बोलता है कि dq/t रिवर्सिबल, ये हमारा फॉर्मूला है। फाइनली यही हमारा फॉर्मूला है। लेकिन जब हम इरिवर्सिबल के केस में देखते हैं तो एक हमारा इस टाइप से एक्सप्रेशन आता है, ठीक है? एक्सप्रेशन आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टर्म छूट रहा है इसको इक्वल टू होने में। क्यों होने में? क्योंकि मेरे को मालूम है कि इंट्रोपी रिवर्सिबल के केस में और इरिवर्सिबल के केस में सेम होता है। अगर इसका वैल्यू 5 है तो इसका भी, इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। लेकिन उसी तरह इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 4 आ रहा है और ये तो हमारा 5 है ही। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन एक न्यू आने वाला है ये जो है 1 होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, कोशिश कर रहे हैं। जो कि इसका मैं नाम दूंगा इंट्रोपी जनरेशन। इंट्रोपी जनरेशन इसका मैं आगे नाम दूंगा, जो कि थोड़ी देर में आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ओके, क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन इसमें समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे को भी समझने में प्रॉब्लम आई थी। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है क्योंकि आप यहाँ पे देखते होंगे dq/t, आपको ये एक्सप्रेशन दिखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों सेम नहीं है। आपको लग रहा हो कि नहीं ये दोनों सेम है, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों सेम नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है bs जो होगा और वही इरिवर्सिबल होगा ना, सॉरी, रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन से हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो। तो अगर हमारे पास सपोज कोई एक 1 मिनट, देखिए ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, अगर इसको रिवर्सिबल केस के लिए मैं लूं, रिवर्सिबल केस के लिए लूं तो रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस जनरेशन क्या हो जाता है, 0 होता है। क्योंकि रिवर्सिबल केस में आपको ये हम लोग मान के चलते हैं कि ना ही फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन ना होने के ही कारण उसमें जनरेशन नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, जब भी जनरेशन की बात हो, जनरेशन इंट्रोपी जनरेशन की बात हो, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन ये मैं एक सिंपल से समझने के लिए बता रहा हूँ। जब भी इंट्रोपी जनरेशन की बात हो तो आप लोग फ्रिक्शन मान के चलिएगा कि पिस्टन सिलेंडर में फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ रहा है, इरिवर्सिबिलिटी आ रहा है। इसके बाद अब जैसे कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी दे देता है, जैसे एक सिस्टम है, सिस्टम को बोल देगा सिस्टम गोइंग एडियाबेटिक प्रोसेस, वहां पे वो नहीं लिखता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक।
अगर क्वेश्चन में लिखे एडियाबेटिक तो आपको ये दोनों कंडीशंस मान के चलने होंगे, केस 1 एंड केस 2, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो हम लोगों के छोटे छोटे पॉइंट से खेल सकता है। देखिए, जब भी एडियाबेटिक की बात हो तो वहां पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबेटिक दोनों का कंसेप्ट आएगा। और मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा डीएस है रिवर्सिबल के केस में इसका यही होगा dq/t, जो कि रिवर्सिबल के केस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर 0 हो जाता है, और इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। तो ये थोड़ी देर पहले भी ये मैंने बताया था। अब मेन दिक्कत आता है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में। तो देखिए, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में dq/t क्या है, इरिवर्सिबल। यहाँ पे क्या होगा, dq/t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफर 0 है। तो डेल्टा एस जो होगा क्यू जनरेशन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना, डेल्टा एस क्यू जनरेशन के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रोसेस, कोई हमारे पास सिस्टम है जो कि एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर हुआ? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद थोड़ी देर पहले हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे, और आरिफ ने पूछा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच भी तो हीट ट्रांसफर हो सकता है, तो उसी का आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी हम लोग सिस्टम तक रुके हुए थे, अब हम लोग आएंगे सिस्टम और सराउंडिंग का इंट्रोपी के बारे में। देखिए, अगर यूनिवर्स इंट्रोपी की बात करें, यूनिवर्स में क्या हो जाएगा, सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, तो यूनिवर्स किसको बोलते हैं, इसके जो नियरेस्ट सराउंडिंग है, यूनिवर्स का मतलब यही हुआ जो नियरेस्ट सराउंडिंग है। ठीक है, ये हमारा सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम, और उसके आसपास के सराउंडिंग को क्या बोल देंगे, दोनों को मिला देंगे तो यूनिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, यहां से आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा यूनिवर्स का अगर हमको इंट्रोपी चेंज निकालना है, यूनिवर्स का मतलब हो गया कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। सपोज हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसके आसपास कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। तो जब पिस्टन में क्या हो रहा होगा, हमारा कहीं ना कहीं पावर जनरेट हो रहा होगा और इससे हीट भी लॉस हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, बारी बारी से पहले सिस्टम का इंट्रोपी चेंज देखेंगे। सिस्टम का इंट्रोपी चेंज सपोज मान लीजिए 2 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सराउंडिंग का क्या करेंगे, इंट्रोपी चेंज देखेंगे। सपोज इसका इंट्रोपी चेंज -2 आ गया और -1 आ गया सपोज, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनली हमारा इंट्रोपी चेंज आ जाएगा किसका, पूरे सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर, यानी यूनिवर्स को। क्लियर है? अब देखिए, यहां से आप देख रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये इक्वेशन प्रूफ किया था, इक्वेशन प्रूफ किया था ना। और आपको मालूम है कि सिस्टम हो या सराउंडिंग हो, देखिए सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम लोग मिला देंगे तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज इसने पिस्टन 5 किलो जूल सराउंडिंग को दिया तो ये ले लिया, तो ओवरऑल समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीक्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको 5 रुपीज दे रहा हूँ और फिर आपने 5 रुपीज मेरे को, मैंने 5 रुपीज आपको दिया, फिर आपने लौटा दिया, तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ, 0 हुआ। यही यहाँ पे लिखा हुआ। इसका मतलब आपको एक फंडामेंटल याद रखना है कि डेल्टा मतलब एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगा, यूनिवर्स का या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। 0 किस केस में होगा, रिवर्सिबल के केस में, और ग्रेटर देन 0 किस केस में होगा, आपका इरिवर्सिबल के केस में। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन पॉइंट लिख दिया है, यहाँ पे मैंने फाइनली कंक्लूजन पॉइंट लिख दिया है कि, तो यहाँ से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है कि
इंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकता। किसका नहीं घट सकता? यूनिवर्स का, सिस्टम का घट सकता है, सराउंडिंग का भी घट बढ़ सकता है, अपना इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यूनिवर्स को मिला दें, सिस्टम और प्लस सराउंडिंग को मिला दें, तो ओवरऑल उसका इंट्रोपी इंक्रीज करेगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कभी भी इसका एप्लीकेशन आरएसी हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, उसके बाद आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, जो कि ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट का बहुत यूज होता है। गेट में तो होता ही है, ये 3 पॉइंट का बहुत यूज होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कभी कभी ग्राफ खींचा जाता है और सपोज इस टाइप का, अगर 1 to रिवर्सिबल प्रोसेस है, TS डायग्राम है, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ 1 to रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन अगर कोई बोले नहीं 1 to रिवर्सिबल, ये पंप है, सपोज पंप है, पंप क्या कर रहा है? फ्लूइड को पंप कर रहा है, यानी इसका इंथैल्पी को इंक्रीज कर रहा है, जो कि आरएसी चैप्टर्स में कुछ पढ़ना है। देखिए, तो इस अगर ये सपोज इरिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, पंपिंग जो है सपोज इरिवर्सिबल है, तो ये 2 पॉइंट को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इंट्रोपी होगा हमेशा इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो कभी भी सिस्टम और प्लस सराउंडिंग का इंट्रोपी क्या होगा? हमेशा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं हो सकता। क्लियर है? इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं कराने वाला हूँ। अगर एक फ्लूइड से एक पाइप है, सपोज इंसुलेटेड है, और इससे फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, और पॉइंट और क्रॉस सेक्शन 1 पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, प्रेशर, टेम्परेचर, और 2 पे कुछ प्रेशर, टेम्परेचर दी गई है। तो वहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि इंट्रोपी चेंज कितना हुआ सिस्टम में और सराउंडिंग में। सराउंडिंग के केस में क्या होगा? इंट्रोपी चेंज जीरो होगा। इस केस में क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये इंसुलेटेड है, पाइप जो है हमारा इंसुलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद एक फाइनली मैंने यहाँ पे लिखा है, जो बात थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डीएस। डीएस क्या है? ये इंट्रोपी चेंज है। तो डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल, ये एक टर्म है, ये कुछ मैथमेटिकल टर्म है, और ये डेल्टा एस जनरेशन। अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो डेल्टा एस जनरेशन होगा, कहीं ना फ्रिक्शन के कारण हमारा कहीं ना कहीं कुछ इंट्रोपी जनरेशन होगा। इसके बाद क्या होगा? अगर सपोज वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, तो उसका वैल्यू सिंपली जीरो कर देंगे, तो हमारा फंडामेंटल इक्वेशन वही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कोई ऐसा पॉइंट जो आप नहीं समझ पाए हो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। कोई डाउट है बताइए, यस या नो लिखिए, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। तो यहाँ तक फाइनली आपको यही करना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, मोर इरिवर्सिबल कौन सा होगा, लेस इरिवर्सिबल कौन सा होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। किसी का भी कमेंट विजुअल नहीं है मेरे को। ओके, तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। क्या कंपैरिजन करने वाले हैं? सपोज हमारे पास प्रॉपर्टीज 1 है एंड प्रॉपर्टीज 2 है, और सपोज मैंने मान लिया कि ए जो है मोर इरिवर्सिबल है। मान लिया कि सब किस तरह से मान सकते हैं, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, फर्स्ट पिस्टन ये 1 है और ये सेकंड है।
तो फर्स्ट केस में क्या कहेंगे कि इसमें हम लोग सोचेंगे कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो ये मोर इरिवर्सिबल हो जाएगा। और बी जो है हमारा थोड़ा सा फ्रिक्शन है, तो ये लेस इरिवर्सिबल होगा, इसको मैंने मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए ज़्यादा इरिवर्सिबल है, ज़्यादा इरिवर्सिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा इरिवर्सिबल होने के कारण ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन है, ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण ज़्यादा इंट्रोपी जनरेशन होगा। क्यों इंट्रोपी जनरेशन होगा? क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा हीट जनरेशन होगा, और हीट हीट से आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे ही हीट ज़्यादा जनरेट होगा, हमारा इंट्रोपी भी ज़्यादा जनरेट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ज़्यादा इरिवर्सिबल है प्रोसेस, उसमें डेल्टा एस जनरेशन ज़्यादा होगा, और कोई एक लेस इरिवर्सिबल है तो उसमें डेल्टा एस जनरेशन कम होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब वी नो दैट कि इंट्रोपी जो है हमारा ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन इंट्रोपी जनरेशन प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं प्रॉपर्टीज है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका इरिवर्सिबिलिटी चेंज हो जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शन इफेक्ट आया, इसमें थोड़ा सा ए वाले में थोड़ा सा ज़्यादा मोर फ्रिक्शन है, तो ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी आ रहा है, और इसमें लेस है तो इसमें लेस इरिवर्सिबिलिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि इंट्रोपी जो है हमारा, इंट्रोपी चेंज जो है वो प्रॉपर्टीज है, लेकिन इंट्रोपी जनरेशन प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखनी है बात को, क्योंकि क्योंकि आप बोलिएगा कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होता है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी बुक में दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल थिंग है, जिसको कहीं ना कहीं आपको ईजीएस्ट बनाने के लिए इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको डिराइव किया गया। सबसे पहले तो प्रैक्टिकली ही ना देखा गया होगा, फिर प्रैक्टिकल को उन्होंने सिंप्लीफाई करके कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, इसको हम लोग करते हैं ताकि बेसिक चीज़ें जानेंगे तभी कोई रिसर्च कर सकते हैं या आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि ये रिसर्च करना हो या कहीं भी आगे आपको हायर एजुकेशन में जानना हो, ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यूनिवर्स को क्या मानते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर कोई सिस्टम है और तू क्या करेगा, अगर ये हीट रिजेक्ट भी कर रहा है तो लेने वाला कौन है? हमारा सराउंडिंग है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। फाइनली मैंने देखा तो इस यूनिवर्स से कहीं हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाता है? डी क्यू जीरो हो जाता है। तो फाइनली इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने देखा कि डेल्टा एस जनरेशन किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा एस यूनिवर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस जनरेशन जो हमारा इंट्रोपी जनरेशन हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा? सिस्टम के एंट्रोपी चेंज के का इंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज के बराबर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। अभी तक हम लोगों ने जो भी इंट्रोपी के बारे में बात किया वो क्लोज सिस्टम के बारे में बात किया। इसके बाद हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन आने वाला है। अब देखिए, इंट्रोपी चेंज इन ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में इंट्रोपी चेंज को जानेंगे। देखिए, सपोज हमारे पास ये कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम जानते हैं ना? जैसे कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में हमने क्या किया? 2 होल्स बना दिए, और इस होल से क्या हो रहा है? सपोज आपका 2 kg मास पर सेकेंड इंटर कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है? 2 kg मास पर सेकेंड लिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या दिखेंगे कि
समय वक्त के साथ इसमें जो फ्लूइड है, सपोज मान लेते हैं वाटर है, इसमें इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा होगा। मास तो मास दूसरा वाटर आके इसको फिल कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होगा। इसी को कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, कि जिसमें आपका जो कि है वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मास यहाँ पे एंट्री हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, लेकिन फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम ओवरऑल ना ही डिक्रीज कर रहा है ना ही इंक्रीज कर रहा है। तो कंट्रोल वॉल्यूम आप लोग जानते होंगे। तो देखिए इस इक्वेशन का यूज, देखिए जो हमने प्रूफ किया था यहाँ पर, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन में क्या किया हमने, टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया। टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड कर दिया। अगर सपोज इसमें टाइम से डिवाइड करते हैं, जैसे कि टाइम से क्यों हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जो भी पावर प्लांट होता है या आरएसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसमें जो भी मास होता है या एयर हमको मास जो इंक्रीज होता है वो पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में होता है। क्योंकि देखिएगा कि कंप्रेशर हो या पंप हो, हमेशा आपको उसको रन कराना पड़ता है, क्योंकि वह हर सेकेंड में कुछ ना कुछ कांस्टेंट मास इस सिस्टम को देते रहता है। इसलिए हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी को हमने टाइम से डिवाइड किया, तो इसको डॉट से हमने इंडिकेट किया है। और इस कंट्रोल वॉल्यूम में आपको दिख रहा होगा, इस कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इस कंट्रोल वॉल्यूम का हम लोग देखना चाहते हैं कि इंट्रोपी चेंज कितना होगा। तो इंट्रोपी चेंज मेरे को मालूम है कि अगर कोई हीट इंटरेक्शन हो रहा होगा तो dq/t हो जाएगा, प्लस अगर उसके सिस्टम में कोई केमिकल या फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा तो उससे हीट जनरेशन यानी इंट्रोपी जनरेशन हो जाएगा। और ये जो मास आ रहा है, अगर मास के पास कुछ ना कुछ इंट्रोपी होगा अपना खुद का, क्योंकि मास तो कहीं ना कहीं कहीं से आ रहा है, इसका खुद ना खुद अपना इंट्रोपी होगा। तो इस इंट्रोपी इसको दे रहा है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम को दे रहा है। और यहाँ से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मास निकल रहा है। तो फाइनली इसको जब मास जो इंट्रोपी से डिक्रीज हो रहा है, इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, जो मास एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ से आपको दिख रहा है ये जो इक्वेशन हुआ, इसमें ये हमने कहीं नहीं लिखा है कि ये स्टैटिक के लिए वैलिड है और एनेस्थेटिक के लिए वैलिड है। ये बोथ के लिए वैलिड है। ये जो इक्वेशन फाइनली हमने देखा है, ये दोनों के लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि जैसे कि अगर मास का कुछ ना कुछ यहाँ पे मान लीजिए 5 kg पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा होगा, और यहाँ से लिफ्ट 3 kg पर केजी से इंक्रीज कर रहा होगा, तो उससे हमको क्या मतलब, हमको तो इंट्रोपी चेंज ही निकालना है। तो इंट्रोपी चेंज निकालेंगे उस कंट्रोल वॉल्यूम का, तो ये इक्वेशन फाइनली हमको इंट्रोपी चेंज दे देगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आपको मालूम है कि इंट्रोपी चेंज कंट्रोल वॉल्यूम का क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो होने के कारण यहाँ से इस टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये फाइनली इक्वेशन वही बन गया जो हमारा पहले था। इसमें हमने क्या किया, फाइनली टी से मल्टीप्लाई कर दिया। टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली वही इक्वेशन बन गया जो हम लोगों ने क्लोज सिस्टम में पढ़ा था। देखिए वही इक्वेशन है ना, वही इक्वेशन है जो हमने क्लोज सिस्टम में पढ़ा है। क्लियर है। तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों के केस में हमारा इंट्रोपी चेंज क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। तो इसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं, अगर टाइम परमिट होगा तो मैं करूंगा। थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट है उसको कंप्लीट करके न्यूमेरिकल के पास चलेंगे। ओके अब देखिए कुछ हमको इक्वेशंस मिले थे, फर्स्ट लॉ थर्म, इसका एक्चुअली में ये टर्म आपको बताना है। इससे मैं देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को कंबाइन करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है, और सेकेंड लॉ क्या होता है, ds बाई डी क्यू बाई टी। ds इजकल टू डी क्यू बाई टी
जो कि हमने सेकेंड लॉ और इंट्रोपी के माध्यम से जाना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डी क्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस। ओके, टी डी एस। तो देखिए ये तो सेकेंड लॉ से मिला और ये हमारा फर्स्ट लॉ से मिला, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक फाइनली इक्वेशन मिलता है टी डी एस। टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये जो है इसमें ना ही कोई कंडीशन है, ना ही कोई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का बाउंडेशन है। ये जो है किसी के लिए, कोई भी प्रोसेस के लिए, कोई भी वर्किंग फ्लूइड, कोई भी मीडियम ओपन और क्लोज, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये जो है बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है, इस ये जो आपको बहुत ध्यान में रखना है। टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। इसमें हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने से मैंने देखा, देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें आपको इमेजिंग दिखेगा। टी क्या है? टी एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज। डेल्टा एच क्या है? प्रॉपर्टी है। डी यू क्या है? प्रॉपर्टी है। और प्रेशर क्या है? प्रॉपर्टी है। और वॉल्यूम क्या है? प्रॉपर्टी है। इसमें कहीं कहीं भी नहीं पाथ फंक्शन कहीं भी नहीं आया है, इसमें कहीं भी पाथ फंक्शन का जिक्र नहीं हुआ है, नहीं इसमें आपको वर्क का टर्म आ रहा है, नहीं हीट चेंज का टर्म आ रहा है। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं सब जो भी है पॉइंट फंक्शन है, और आप दुनिया का कोई पॉइंट दे दीजिए उसके बीच का ये रिलेशन फाइंड कर देगा। वो सिस्टम ओपन हो, क्लोज हो, कोई भी फ्लो हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, क्योंकि ये इक्वेशन यही दिखाता है कि मैं तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा। अगर आपने सपोज इस पाइप, अगर एक पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और सेकेंड और 2 पॉइंट्स आपने कंसिडरेशन किया, और 1 से 2 में आप किस तरह से फ्लो करा रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं है। आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस करा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस करा रहे हैं, रिवर्सिबल करा रहे हैं, इरिवर्सिबल करा रहे हैं, उससे इसको इस इक्वेशन से मतलब नहीं है। इसको इससे मतलब है कि आपने फर्स्ट कहाँ पे था और कहाँ पहुंचा दिया, और उसके बीच में आप क्या जानना चाहते हैं, एंट्रोपी चेंज जानना चाहते हैं, प्रेशर जानना चाहते हैं, वॉल्यूम चेंज जानना चाहते हैं, ये सिंपली आपको कंक्लूड कर देगा। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हुआ। इसीलिए इस जो ये जो आपका इक्वेशन है इस पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इस लेकिन ये जो है इसके लिए बाउंडेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बाउंडेशन है। क्या बाउंडेशन है? इसको आप लोग किसी भी प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। ये बहुत आपका जो है हेवी फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह इसका जुड़वा भाई है टी डी एस इक्वल टू डी एस माइनस वी डी पी। इसको कैसे प्रूफ करते हैं? मैंने कुछ दिन पहले बताया था, H इक्वल टू यू प्लस पी वी। ये जो है एक्सपेरिमेंटल से देखा गया है, H इक्वल टू यू प्लस पी वी। आप जब भी थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन निकाला जाता था या निकाला जाता है तो ये बहुत बार आता है, इसीलिए इसको एक नाम दे दिया गया इंथैल्पी। ओके, H इक्वल टू यू प्लस पी वी, इंथैल्पी नाम दे दिया गया। और इसको हमने क्या किया, इसको फर्स्ट लॉ में भी देखा था हमने, और फर्स्ट लॉ, और ये फर्स्ट लॉ में तो इतना तो हमने डिराइव किया ही था। सेकेंड लॉ में मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड लॉ में मैं इसको पुट कर रहा हूँ, डी क्यू बराबर टी डी एस। इसको पुट करने से हम मेरे को ये इक्वेशन मिला, और इस इक्वेशन को फाइनली मैंने टी डी एस बराबर डी एच माइनस वी डी पी लिखा। क्लियर है? तो यहाँ से कभी भी, जैसे इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, उसी तरह इसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर भी पॉइंट फंक्शन, इंट्रोपी भी पॉइंट फंक्शन, इंथैल्पी भी पॉइंट फंक्शन, वॉल्यूम भी पॉइंट फंक्शन, प्रेशर भी पॉइंट फंक्शन। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है? बताइए क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देखिए ये जो मैं पॉइंट्स बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, क्योंकि गेट में कभी कभी मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में कि
इसी में पूछ देता है ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, या एसएससी जेईई या कोई अदर्स एग्जामिनेशन टेक्निकल एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाते हैं कि फर्स्ट ये इक्वेशन कहाँ पे वैलिड होगा, ये इक्वेशन कहाँ पे वैलिड होगा और ये इक्वेशन कहाँ पे वैलिड होगा। डायरेक्टली आप देख सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान से आपको देखना है और साथ में बुक भी पढ़ना है। देखिए एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जैसे कि हम लोग जानते हैं पीवी डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अगर इन दोनों को अगर टीएस डायग्राम पे देखा जाएगा तो कुछ इस टाइप से आपको कर्व आते हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्लियर है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है वॉल्यूम। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे जो वॉल्यूम का स्लोप होता है हमेशा ज्यादा होता है किससे, प्रेशर के स्लोप से। इसको आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं, आपको इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। टीडीएस में आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए एक इंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का इंट्रोपी चेंज आपको पूछा जाता है। देखिए मैंने तो यहाँ पे फाइनली फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं। आप लोग कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन को यूज करेंगे, पीडीएस बराबर डी यू प्लस पीडीवी, इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, देखिए हमको तो इंट्रोपी चेंज निकालना है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को बताया कि इस इक्वेशन का कोई कंडीशन नहीं। इसमें क्या करेंगे, डी यू का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे एम सी वी डी टी, और पीवी को लिख सकते हैं, पीडीवी को लिख सकते हैं एम आर, ये एम आर टी लिख सकते हैं, और वहां से जब आप करेंगे तो ये सब इक्वेशंस डिराइव होते हैं। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, एक्चुअली में ये आया आपको इस इक्वेशन से एंड इस इक्वेशन से, इन दोनों की इक्वेशन से मैंने, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैंने आपको ये इक्वेशन निकाला। तो देखिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है, इसका आपको प्रूफ आपको खुद से करना है। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को, इसका प्रूफ आपको खुद से करना है। ये 3 इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए वैलिड है। ये आइडियल गैस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है, क्लियर है। और इस यहाँ पे ओपन और क्लोज, ये आइडियल गैस ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसी इक्वेशन से प्रूफ किया है, इसी इक्वेशन से मैंने इसको प्रूफ किया है। जब इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ओपन होगा, क्लोज होगा, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन एक ही है कि आइडियल गैस होना चाहिए, क्लियर है। तो आप लोग इसको प्रूफ करेंगे कि मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा, बताइए। वैसे मैं इसका प्रूफ आपको कहिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसका प्रूफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, या आप लोग करेंगे, कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही मेरे को करना होगा। आप लोग इसका प्रूफ करेंगे, कुणाल आप इसका प्रूफ करेंगे ना, कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसान है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो टेक्स्ट बुक का हेल्प लीजिएगा, पीके नाग बुक होता है उसमें दिया होगा, या कोई अदर बुक भी देख सकते हैं। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो पीडीएफ फॉर्म में नेट पे अवेलेबल है, ओके। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा, वैसे मैं सेंड कर दूंगा क्लास इन होने के बाद। क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आपको मेरे पढ़ने से आपका गेट क्लियर हो जाएगा, ये मैं कभी नहीं बोलता। आपको बुक का रेफरेंस लेना ही होगा, इसलिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, अगर आप इसको आप लोग छोड़ेंगे, देखिए अगर मैंने इसको आज दिया
और आपने इसको नहीं किए तो मैं इसको 90% गारंटी दे रहा हूं कि आप गेट एग्जाम तक भी नहीं करेंगे। सपोज मैंने आपको ये बोला कि आप प्रूफ कीजिए, तो इसका अगर आप आज या कल तक नहीं करते हैं तो मैं 90% श्योर हूं कि आप अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये आपको गेट एग्जाम तक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना है और हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि हम लोग को एक्चुअली भूल जाते हैं, और एक बार भूलने के कारण फिर जो हमारा जोश होता है वो खत्म हो जाता है। ये मैंने अपने पे खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी मैं देता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स, इसको आप लोग करेंगे तो उसी दिन करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको ये ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू में प्रूफ भी पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका ईएससी के लिए भी बेस बन जाए। टेक्निकल पोर्शन में मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जनरल स्टडीज में मैं आपका बेस बना दूंगा, टेक्निकल पोर्शन में आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। अब देखिए इसके बाद थोड़ी देर हमने तो गैस के बारे में पढ़ लिया। अब बोलिएगा कि इंट्रोपी चेंज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में बताइए। सॉलिड और लिक्विड का भी तो इंट्रोपी चेंज हो सकता है। तो देखिए आपको मालूम होगा कि सॉलिड और लिक्विड के लिए प्रेशर चेंज क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अगर सपोज मैं एक पत्थर को गर्म करूं, पत्थर को हीट करूं, तो क्या हो जाएगा, ना ही उसका प्रेशर चेंज होगा ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा। चेंज भी होगा तो नेग्लिजिबल होगा, बहुत ना के बराबर होगा। और लिक्विड में भी क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ से इस सिचुएशन में आप V2/V1 का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना। मैं एक्चुअली में V2 ये सॉरी यहाँ पे V1 है, V2/V1 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए Cp और Cv बराबर C, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों बराबर होता है किस केस में, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर, जैसे कि क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक हमारे पास हीट इंजन है और इसका सपोज 7 केल्विन इसका टेम्परेचर है, और इससे हीट में ले एक हीट इंजन हीट ले रहा है सपोज 1000 किलो जूल का हीट ले रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इसका, ये तो हमारा सिस्टम हो गया ना, ये रिजर्वायर भी तो एक सिस्टम हो गया। इस रिजर्वायर का बताइए इंट्रोपी चेंज कितना होगा। इस रिजर्वायर का इंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, dQ/T। कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है इससे, इससे ट्रांसफर हो रहा है आपका इससे होगा माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि इससे निकल रहा है -7000 केल्विन। तो ये आपका इंट्रोपी चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका इंट्रोपी चेंज हो जाएगा। उसी तरह फाइनली मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, ये आपका लास्ट पॉइंट है, ये आपका लास्ट पॉइंट है कि जो हमारा डीएस है, जो हमने देखा था डीएस, डीएस जो हो था इंट्रोपी चेंज था, और dQ/T ये मैंने बताया था एक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है जिसको इंट्रोपी ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। और एक ये जो टर्म आया था इसको इंट्रोपी जनरेशन बोलते हैं। अगर ये प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होता है तो इंट्रोपी जनरेशन उस केस में 0 हो जाएगा, और इरिवर्सिबल होता है तो उसका इंट्रोपी जनरेशन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रहेगा। लेकिन इंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों के केस में क्या हो रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कुछ मैं यहाँ तक बताइए, क्लियर है आप लोग सारे स्टूडेंट बताइए, ताकि मैं क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट कर सकूं। आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ, जो मैं वही क्वेश्चंस रखा हूं जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ये भी पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं कि आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा तो डायरेक्ट ये भी कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन पूछा गया है।
ये सब क्वेश्चन को मेरे क्वेश्चन सीरीज में शामिल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए, और मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व 1 मिनट। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बनाइए, कोई बात नहीं, गलत हो सही हो वो मायने नहीं रखता है, आपको ये बनाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दिया हूँ, सॉल्व कीजिए। सॉल्व हुआ आप लोगों से? किन्हीं से सॉल्व हो पाया बताइए। ओके, ओके, लेट्स सी। 0.2। ओके, वेरी गुड। देखते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं। ओके, चलिए, आपने आज आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे। एक हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। ओके, और इसको ये T1 टेम्परेचर है, सपोज 1000 केल्विन, एंड T2 है आपको
5000 कैलोरी, सॉरी 500 एंड 1000। एंड T3 है आपका, T3 है, और यहाँ से ये जो हमारा हीट इंजन है 100 किलो जूल इस फर्स्ट रिजर्वायर से ले रहा है और सेकेंड रिजर्वायर से 50 किलो जूल। और आपसे पूछा गया क्या है थर्मल इफिशिएंसी, तो थर्मल इफिशिएंसी क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको थर्मल इफिशिएंसी मैंने बताया था W नेट बाई क्यू सप्लाई, क्यू सप्लाई होता है Q1, जो इस केस में आपको दिख रहा होगा कि इस हीट इंजन को दो लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला रिजर्वायर और सेकेंड वाला रिजर्वायर। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वर्क जो होगा Q1 जोड़ प्लस Q2 माइनस Q3, यही ना वर्क हमारा होगा। लेकिन हमको तो Q2 का वैल्यू नहीं मालूम है, Q1 Q2 मालूम है लेकिन Q3 का वैल्यू नहीं मालूम। तो मैंने आपको एक बताया था क्लॉसियस इनइक्वालिटी बताया था ना प्रीवियस क्लासेस में, तो इस हीट इंजन के लिए क्लॉसियस इनइक्वालिटी हम लोग लगाते हैं। इसको लिखेंगे Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2, प्लस क्यों आ रहा है साइन, क्योंकि हमारा हीट इंजन ये हीट ले रहा है, Q3 बाई ये इक्वल टू 0। ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। ये जो इक्वेशन है बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है, इससे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। समझ आ रही है ना। तो देखिए Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 100, T1 का वैल्यू दिया हुआ है 1000 प्लस Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 50 और T2 का वैल्यू दिया हुआ है 5000 माइनस Q3 तो निकालना ही है, Q3 T3 दिया हुआ है, T3 कितना है 300, यानी इसको जब हम लोग निकालेंगे तो Q3 कितना होगा हमारा। आप लोग मेरे साथ भी कैलकुलेट करते जाइएगा क्योंकि मैं भी कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ ताकि फास्ट हो सके। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ओके Q3 हो जाएगा 60 जूल। 1 मिनट थोड़ा सा टाइप, Q3 हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा और Q3 60 हो जाएगा और यहाँ से वर्क कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो Q1 देख रहे हैं आपको दिया हुआ है 100 प्लस 50 माइनस 60, यानी ये हो जाएगा 90। और यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं इफिशियंसी हो जाएगा W बाई क्यू सप्लाई मीन्स Q1 प्लस Q2 और 90 बाई Q1 कितना है आपका 100 प्लस 150, 100 प्लस 50 यानी हो जाएगा 150, 90 बाई 150। ओके वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा 0.6 मीन्स क्या हो जाएगा 60%। क्लियर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, ये वन ऑफ द इन लोग इनमें से क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना। मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे ला रहा हूँ जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मीन्स की कंसेप्चुअल है। ओके इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। मैं भी इसके लिए 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, ओके ताकि आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करें
बनाने का, ताकि ये आपको लगे हाँ प्रेशर में भी बनना चाहिए, ताकि इसीलिए मैं आपको टाइमर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 3 मिनट्स का, जो कि गेट के लिए भी है, आप इसमें बना सकते हैं। बनाइए इसको, कम से कम कोशिश कीजिए, ये नहीं छोड़िए कि सब सर ही करेंगे या फ्रेंड्स करेंगे, आपको भी थोड़ा सा इसको कम से कम कोशिश कीजिएगा तो आप खुद ब खुद आपको लाइन और रास्ते दिखने लगेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। थोड़ी देर पहले ही मैंने इंट्रोपी का फॉर्मूला बताया था, ds इजकल टू एम सी पी, थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसी का यूज करना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये ये वाला फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और इसको बनाइए। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि टेम्परेचर कभी भी केल्विन में रखते हैं, ओके। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ओके। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल हीटर है, यूज टू हीट, मास कितना दिया हुआ है, एम इजकल टू 20 kg, और इसका सीपी मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि वाटर का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम सेम होता है, तो सीपी को हमने क्या किया, सी मान लिया, और ये हो जाएगा जूल पर केजी केल्विन। इसके बाद क्या, कुछ जितने भी आपको पॉइंट्स दिए हों उसको सबसे पहले लिखेंगे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, T1 कितना दिया हुआ है, T1 है 30 डिग्री, इसको 273 प्लस 30 से ऐड करेंगे 298 होगा। T2 कितना हो जाएगा हमारा, T2 हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 273 प्लस 80, आपको ये हो जाएगा 353, ओके। इसके बाद थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे, 1 मिनट, ओके ओके सॉरी, थोड़ा सा ओके, थैंक यू। ओके, ये केल्विन हो जाएगा, ये भी केल्विन हो जाएगा। इसके बाद हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डेल्टा एस एम सी पी एल एन T2/T1, ओके। एम का वैल्यू दिया हुआ है 20 इंटू सी पी का वैल्यू दिया है 4186, एल एन T2 कितना हो जाएगा 353 बाई, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो अभी से जान लीजिए, कभी भी टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं, ओके। तो यहाँ से डेल्टा एस का वैल्यू दीजिए कितना होगा, 20 इंटू 486 एल एन,
इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 2769 जूल पर केल्विन। ओके, ये किसका आया, ये जो इंट्रोपी आया किसका आया, वाटर का आया। ठीक है, ये जो हमारा आया वाटर का इंट्रोपी चेंज आया। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। तो हमने क्या किया, वाटर का एंट्रोपी चेंज निकाल लिया। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, 12786.9। लेकिन अब आपका हीटर का भी पूछा गया है, लेकिन इसमें एक पॉइंट बहुत आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफर कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है इन्फिनाइटमेसली लार्ज देन। तो जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ा हमारा हीटर है, यहाँ पे मान लिया गया है तो बहुत बड़ा हीटर है, उस वाटर को गर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हीटिंग प्रोसेस क्या हो रहा होगा, बहुत स्लो हो रहा होगा। मान लीजिए बहुत इधर सरफेस एरिया है इस हीटर का, सपोज मान लीजिए, तो हीटिंग क्या हो रहा होगा, धीरे हो रहा होगा। और कोई भी धीरे प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल के कैटेगरी में काउंट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में कौन काउंट होगा, जो स्लो प्रोसेस होते हैं। फास्ट प्रोसेस में क्या होता है, फास्ट प्रोसेस में हमारा इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगा। क्योंकि हीट ट्रांसफर, बहुत हीट जो ट्रांसफर होता है बहुत फास्ट होता है। लेकिन इस केस में हम लोग हीट ट्रांसफर को नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, नेग्लिजिबल मानेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था डेल्टा एस यूनिवर्स, मैंने बताया हुआ था आपका 0 होता है। और क्यों 0 मैंने किया, क्योंकि इस इस जो क्वेश्चन में है इसको हमने रिवर्सिबल मान के बना रहा हूँ, रिवर्सिबल मैं मान रहा हूँ। और इसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम जो डेल्टा एस सराउंड इक्वल टू 0 है। और आपको मालूम है कि एक पॉइंट भी इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इंसुलेटेड बकेट है। देखिए यहाँ इंसुलेटेड बकेट है, तो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, तो इसीलिए सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है, सिस्टम जी। अब इस सिस्टम में जैसे हमारा ये वाटर था और इसमें हीटर था, और सिस्टम और सराउंड, इस सिस्टम में वाटर थे और हीटर था, और इसके बाद क्या था, सराउंडिंग था। तो सराउंडिंग का तो हीट ट्रांसफर 0 है, इसका मतलब कि उसका एंट्रोपी 0 हो गया सराउंडिंग का। लेकिन सिस्टम में भी 2 पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट्स हैं, एक हीटर है और एक वाटर है। तो हीटर का अपना इंट्रोपी जनरेशन, इंट्रोपी में चेंज होगा, हीटर का अपना इंट्रोपी में चेंज होगा। लेकिन फाइनली इक्वेशन से मिला कि दोनों का इंट्रोपी चेंज क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हीटर का इंट्रोपी चेंज x हो रहा होगा तो वाटर का कितना होगा, -x हो रहा होगा। या मतलब हीटर तो रिलीज करेगा तो इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा। तो हमने वाटर का देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिक्रीज, ये सोचने वाला प्रॉब्लम है, थिंक करने वाला है। 7869, तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस साइन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हीटर के कारण जो हीट जनरेट हुआ वो वाटर को मिला, और वाटर के मिलने से कारण उसका एंट्रोपी चेंज हुआ। क्लियर है, ये कुछ समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड में सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है बताइए। ओके, एक थर्ड क्वेश्चन है, बनाइए इसको, थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे इसको। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। आपको इस क्वेश्चन विजिबल है ना, क्वेश्चन विजिबल है या जूम करूँ। इसमें बोला गया है नाइट्रोजन गैस जिसका मोलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, और enclosed in a cylinder by a piston at initial condition, इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ है। क्या इनिशियल कंडीशन है, प्रेशर 1 बार है, सॉरी 2 बार है। इस 2 बार को लिख सकते हैं 200 किलो पास्कल,
और टेम्परेचर है 298 केल्विन है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। तो ये स्लो प्रोसेस एक्सपेंड हो रहा है, आइसोथर्मली हो रहा है अंटिल वॉल्यूम 2। वॉल्यूम जब तक 2 मीटर क्यूब नहीं हो रहा है तब तक एक्सपेंड हो रहा है। हीट एक्सचेंज ऑकर एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट 298 केल्विन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वर्क इंटरेक्शन बताना, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है P1 V1 ln V2 by V1, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। यहाँ से P1 का वैल्यू 2 है, V1 का वैल्यू कितना है 1 है, ln V2 कितना है 2 और 1 मिनट, ये फर्स्ट लॉ, इसको बनाइए, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे 2 बार है ना, इसको लिख सकते हैं 200, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 200 इंटू 1 इंटू ln 2, ये आपका आ जाएगा। तो जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 200 इंटू ln 2 आपको आ रहा है 138.62, ओके वेरी गुड कुणाल, किलो जूल। तो आपका ये आ जाएगा, ये वर्क आ गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये इससे आसान क्या होगा बताइए, इससे आसान क्या होगा। और इसमें एक सेकेंड लॉ का एक्सटेंशन है, ये एक्चुअली में बेसिक्स जो हम लोगों ने वर्क हीट इंटरेक्शन पढ़ा था ना, वही फॉर्मूला यूज हुआ है। अब इंट्रोपी चेंज फॉर द यूनिवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए। ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको मालूम होगा कि जो हमारा इंटरनल जो DQ होता है, DQ वो DW के बराबर होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो DQ सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा 138.62 किलो जूल हो जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये जो सिस्टम रिलीज कर रहा है, यही तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ये जो सिस्टम जो है हमारा, जो रिलीज कर रहा है, यही तो हमारा सिस्टम सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा इंट्रोपी माइनस dQ/T, और T क्या हो जाएगा सराउंडिंग का टेम्परेचर 138.62 बाई सराउंडिंग का टेम्परेचर आई थिंक दिया हुआ है 298, ओके। तो क्या हो जाएगा 0, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 0.4465, ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी। देखिए यहाँ पे मैंने सराउंडिंग का निकाल लिया। अब हमको इंट्रोपी चेंज किसका निकालना है, सिस्टम का निकालना है। और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा किसका इंट्रोपी चेंज, यूनिवर्स का आएगा। तो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। देखिए 1 मिनट, इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा, इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा, इसको ध्यान रखना है। इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो नाइट्रोजन दिया हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन का मास नहीं मालूम है। एक्चुअली में नाइट्रोजन गैस कितना है ये हमको नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PV बराबर MRT का फॉर्मूला यूज करेंगे।
और यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे PV/RT। देखिए प्रेशर दिया हुआ है P1 V1 RT1 इंटू V1 हो जाएगा 1 और R का वैल्यू हो जाएगा 134 बाई मोलिक्यूलर वेट इंटू 298। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो मास आएगा, 1 मिनट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2.26 kg। ये मास आ गया किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मास आ गया और इस मास को हम लोग स्पेसिफिक इंट्रॉपी में कल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल इंट्रॉपी आएगा। तो सबसे पहले तो इंट्रॉपी का फॉर्मूला जाने। इंट्रॉपी का फॉर्मूला मैंने बताया था, देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा भी है। देखिए इंट्रॉपी का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? देखिए टेम्परेचर भी मालूम है और वॉल्यूम भी मालूम है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसी का यूज करेंगे और इसका यूज करने के बाद क्या होगा? CV ln T2/T1 प्लस Rln V2/V1। तो CV का वैल्यू कितना होगा? CV का वैल्यू 1 मिनट, और आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये। और Rln V2/V1 आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि T2 इक्वल टू T1 है और R का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? 8.314/21 ln V2 कितना है? 2 है बाई 1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 1 मिनट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ln 2 इंटू 8.384 डिवाइड बाई 28, ये आएगा 0.285। ये क्या आया? स्पेसिफिक इंट्रॉपी आया और इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंट्रॉपी आ जाएगा। मास कितना था? 2.26, ये आया 0.465, ये सिस्टम का आया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है बात। क्या ध्यान में रखना है? कि हमने सिस्टम का भी निकाल लिया, इसका निकाला, सिस्टम का भी हमने इंट्रॉपी चेंज निकाला और यहाँ पे सराउंडिंग का भी इंट्रॉपी चेंज निकाला। देख रहे हैं ना, सिस्टम और सराउंडिंग का इंट्रॉपी चेंज बाय इत्तेफाक से दोनों का सेम है। सिस्टम सिस्टम जो सराउंडिंग, तो सिस्टम का देखिए 0.465 माइनस ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.465, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इसका क्या आंसर होगा? C आंसर होगा। और देखिए यहाँ पे क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? कुणाल, आरिफ, संसिल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप सॉल्यूशन बनाकर भेजिए। अगर ग्रुप में भेजेंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि ग्रुप में भी डिस्कशन होना चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका सॉल्यूशन आप लोग ग्रुप में भेजिएगा। वैसे आप बोलिएगा तो कल मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कल हम लोग अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको मैं अभी तक तो सिलेबस मतलब थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाता, लेकिन कुछ इमरजेंसी इशू की वजह से मैं नहीं अवेलेबल था। लेकिन कल भी मैं क्लास लूँगा। अगर कल 2 घंटे का क्लास रखूँ तो आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे? कल 2 घंटे का क्लास रखूँ तो आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस या नो लिखिए, जैसा होगा तो उसी हिसाब से, आप ही के हिसाब से मैं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा इसके बाद थ्योरी होने के बाद मैं, आप लोग बोलिएगा तो मैं 3 या 2 आवर्स का क्वेश्चन सेक्शन भी, ओके हाँ हाँ, मैं 7 PM पे मैं क्लास कर दूंगा 2 आवर्स का। ओके, और कल मैं अवेलेबल एनर्जी, एक्सर्जी
उसी को बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है। इसके पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और जो फाइनली जितने भी हम लोगों ने पढ़ा उसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आज का क्लास यहीं पे एंड करें। ओके, तो बाय ऑल, बाय स्टूडेंट्स। आरिफ, आप इस लीव कर दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा।